I hope you're doing absolutely well. This is our economics educator Ruhani and आज हम पढ़ने वाले हैं problem of deficient demand and excess demand. So without any further ado, let us begin. Also, first things first, before we begin, I want you all to take a screenshot and understand this very important part of the previous videos we did, जिसके अंदर हमने APC, MPC, APS और MPS की बात करी थी. उससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो आई वाज क्यूरेटिंग दिस टेबल एक्सप्लिसिटली फॉर यू, ताकि जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आए सो इट स्ट्राइक्स यू देन एंड देन. तो एक बार आप देख सकते हो कि अगर आपसे पूछा जाए क्या एपीएस कभी नेगेटिव हो सकता है, सो व्हाट विल यू ऑल राइट दैट नो, बिकॉज सी कैन नेवर बी नेगेटिव. क्या एपीएस कभी ग्रेटर देन 1 हो सकता है? यस, जब सी वुड बी ग्रेटर देन वाई. क्या वो कभी 0 के इक्वल हो सकता है? नो, बिकॉज सी कैन नेवर बी इक्वल टू 0. तो यहाँ पे मैंने हर चीज का आपको यस और नो का आंसर उसके साथ तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है. ठीक है, सो आई विल जस्ट रीड इट आउट फॉर यू ऑल. एमपीसी मतलब क्या एमपीसी कभी नेगेटिव हो सकता है? नो, बिकॉज मैंने आपको क्या बताया था, उसकी रेंज क्या होती है? 0 से 1. क्या वो ग्रेटर देन 1 हो सकता है? नो, बिकॉज इट लाइज बिटवीन 0 to 1. क्या वो इक्वल टू 0 हो सकता है? यस, हो सकता है. क्यों? क्योंकि उसकी रेंज क्या है? 0 to 1. एपीएस, क्या एपीएस कभी नेगेटिव हो सकता है? हाँ, जब सेविंग्स आपकी नेगेटिव में होगी तो ऊपर नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव बन जाएगा एपीएस. क्या एपीएस कभी ग्रेटर देन 1 हो सकता है? नो, बिकॉज क्योंकि जब एस वाला कॉम्पोनेंट जो कि न्यूमरेटर में है वो कभी भी ग्रेटर देन वाई नहीं हो सकता, तो उस वजह से कभी भी आपका एपीएस ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता. क्या कभी एपीएस आपका 0 हो सकता है? हाँ, हो सकता है, जब आपकी सेविंग्स 0 हो. सेविंग्स कब 0 होती है? कमेंट डाउन बिलो. वी डिड इट इन द लास्ट लेक्चर. मैंने आपको बताया था कि जब y इज इक्वल टू सी होता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है, तब आपकी सेविंग्स इक्वल टू 0 होती है, तब ये कंडीशन होल्ड ट्रू करेगी. उसके बाद क्या एमपीएस कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं, बिकॉज इट लाइज बिटवीन 0 to 1. क्या एमपीएस आपका कभी ग्रेटर देन 1 हो सकता है? नो. एंड क्या कभी 0 हो सकता है? हाँ, क्योंकि इट लाइज बिटवीन 0 to 1. So I hope you've understood this. Please take a screenshot of this or write it down somewhere because it is very very important. कभी आपसे tricky questions में ऐसा पूछ सकते हैं. Okay, so now let us start with the problem of deficient and excess demand. Okay, so full employment और underemployment equilibrium की बात करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं equilibrium. Equilibrium होता क्या, हमने पढ़ा था. Equilibrium हमारा कब आता है? जब AD is equal to AS हो या S इज इक्वल टू आई हो. हमने पिछली वीडियो में समझा था. पर इनका कहने का मतलब क्या है कि क्या जरूरी है जब आपका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो तब आपका फुल एम्प्लॉयमेंट हो? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि जब सारी रिसोर्सेज इक्वली यूटिलाइज, मतलब एकदम ऑप्टिमली यूटिलाइज हो, सब कुछ एकदम क्लियर स्टेट हो जहाँ पे सब एम्प्लॉयड. ऐसा कभी हो, ऐसा हो, मतलब इक्विलिब्रियम जरूरी है कि ऐसी ही कंडीशन में स्ट्राइक हो? नहीं, इक्विलिब्रियम तब भी स्ट्राइक हो सकता है जब आपका AD इज लेस देन AS या AD इज ग्रेटर देन AS. उसे हम बोलते हैं क्या, इट नीड नॉट नेसेसरी कॉरेस्पॉन्ड टू द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, जो हमने पढ़ लिया. फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब AD इज इक्वल टू AS हो या S इज इक्वल टू I हो, कीपिंग विद द फैक्ट दैट कि आपकी कोई एक्सेस कैपेसिटी या कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, हमारी सारी रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूज हो. जब आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो तब क्या सिचुएशन होती है? सेम, AS इज इक्वल टू AD बट विदाउट फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. मतलब सारी रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं हुई हैं, अभी भी देयर इज एक्सेस कैपेसिटी और अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. अभी 2 टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है. सबसे पहली बात वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जब आप अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड हो. इट इज अ सिचुएशन इन विच अ वर्कर इज नॉट विलिंग टू वर्क एट करंट वेज रेट्स. मतलब अभी इस सिचुएशन पे मैं काम नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहता मेरी मर्जी से. दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी? इट इज अ सिचुएशन इन विच अ वर्कर इज विलिंग टू वर्क एट करंट वेज रेट्स बट डज नॉट गेट वर्क. मतलब मैं काम करना चाहती हूँ जो एग्जिस्टिंग वेज रेट है, सपोज जो भी मुझे पैसा दिया जा रहा है उसमें मैं काम करना चाहती हूँ,
पर मुझे काम नहीं मिल रहा है। वॉलंटरी में क्या है कि या तो मैं काम ही नहीं करना चाहती, एकदम काम नहीं करना चाहती, बात, या फिर मैं काम तो करना चाहती हूँ पर करंट वेज रेट पे नहीं कर रहा, जो वेज मुझे प्रोवाइड हो रहे हैं उसमें मैं काम नहीं करना चाहती। दैट इज कॉल्ड एज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ? दीज आर द टर्म्स दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू बिकॉज आगे जाके ये बहुत काम आए। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है ऑल दोज हु आर एबल टू एंड विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट गेट वर्क। मतलब कि जो लोग काम कर सकते हैं और जो करना चाहते हैं। दो सिचुएशन हो सकती है ना, मैं काम कर सकती हूँ पर मैं काम करना ही नहीं चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड होगी। अगर मैं काम कर सकती हूँ और मैं काम करना चाहती हूँ, दोनों का इंटरसेक्शन बोल रहे हैं ना, कि मैं काम कर सकती हूँ, मैं काम करना, अपने सीखा होगा अपने मैथमेटिक्स, फॉर दोज हु हैव मैथमेटिक्स विद ह्यूमैनिटीज, तुम्हें पता होगा कि हम जब भी दोनों चीज के बीच की बात कर रहे हैं, कि मतलब मैं काम करना चाहती हूँ और मैं काम कर सकती हूँ, दैट एंड मुझे काम मिल गया, दैट इज कॉल्ड एज फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब जितनी लेबर की डिमांड है उतनी ही लेबर की सप्लाई, एंड हेंस लेबर मार्केट इज क्लियर। एकदम हम इक्विलिब्रियम पे आ गए कि जो डिमांड है वही सप्लाई है, सब खत्म, क्लियर हो गई मार्केट। दैट इज कॉल्ड एज फुल एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो नाउ अनदर क्वेश्चन टू आस्क योरसेल्फ इज दैट क्या सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जीरो इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट? मतलब क्या अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, इसका मतलब ये है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है? क्या ये सिचुएशन, क्या ये चीज हम जो बोल रहे हैं वो सही है? लेट्स एनालाइज। देयर ऑलवेज एग्जिस्ट सम डिग्री ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी की बात कर रहे हैं। इनवॉलंटरी मतलब जो काम करना चाहते हैं पर उन्हें काम नहीं मिल रहा। वॉलंटरी क्या होती है? वो तो अपनी मर्जी से कि मैं तो काम करूंगा ही नहीं, ठीक है। कॉल्ड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, इसे हम नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसके दो सेक्शंस होते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात ये होती है कि जब हम चेंज ऑफ जॉब कर रहे होते हैं, मतलब हम एक जॉब से दूसरी जॉब पे जा रहे हो, स्विच कर रहे होते हैं, तो कुछ टाइम पे वी कुड बी अनएम्प्लॉयड, ठीक है। दैट इज अ पार्ट ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके और भी पार्ट्स है, यू गाइस कैन रीड इट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि जब इकोनॉमी में एक नया टाइप की टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि पूरे डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। जब पूरे डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं आपकी मतलब इस पूरी चीज के, तो हो सकता है कि हमारी जो लेबर फोर्स है दैट इज नॉट इक्विप्ड विद हाउ द न्यू टेक्नोलॉजी वर्क्स, तो उस चक्कर में वो स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं। ओके, अब हम आ गए हैं अपने मेन टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड डेफिशिएंट डिमांड। ये डेफिशिएंट डिमांड का कर्व है, इसको हम बाद में समझेंगे, पहले हम इसकी वो समझते हैं। सो अब हम पढ़ने वाले हैं डेफिशिएंट डिमांड, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस एंटायर दिस चैप्टर। तो अब इसके अंदर हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो ये जो लेवल है ना, इस पे हम खड़े होके देखें कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली इकोनॉमी, ठीक है। ये हमारी जो वाई लाइन है, एएस की लाइन मतलब वाई लाइन है ना, ठीक है। तो अब जब हमने देखा तो हमें पता क्या चला कि हमारी इकोनॉमी में जो हमारा एएस है वो तो ये है, तो जो एएस है वो ये है, ठीक है। हमने देखा और यहाँ जब देखा तो हमें क्या पता चला कि हमारी इकोनॉमी में एडी इज लेस देन एएस, ठीक है। और उसके बाद हमने एक अपने आप से एक लाइन बना दी ऐसे, जो हम आइडियली लाइन चाहते हैं, ये वाली लाइन, ठीक है, ताकि जब ये इंटरसेक्ट करें और हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे खड़े होके देखें तो हमें क्या पता चले कि दोनों इक्वल है। हम कुछ भी देखें, अगर हम कुछ भी इमेजिन करें तो हम क्या चाहेंगे कि सब कुछ इक्विलिब्रियम में हो, सब कुछ सॉर्टेड हो, राइट। इवन इफ दैट्स आवर लाइफ, वी वांट थिंग्स टू बी एट एन इक्विलिब्रियम, बट होता क्या एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट मैटर्स। तो यही हम बोल रहे हैं कि जब हमने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे खड़े होके देखा तो दिस इज द लाइन ऑफ एएस, दिस इज लाइन ऑफ एडी। तो अब एडी क्या है हमारा, एएस से कम है, जैसे हम यहाँ देख पाए, ठीक है, ये वाली लाइन से। AD2 इज व्हाट इज एक्चुअली देयर, और AD1 इज व्हाट वी वांट, व्हाट वी वांट कि हो। तो जब हमने इनमें देखा तो एक वर्टिकल लाइन बनी, एक वर्टिकल लाइन बनी, ये वाली,
which is called as your deflationary gap. I hope you've understood this. I will recapitulate it for you. So basically आपके पास क्या है, एक AS की लाइन है और एक इकोनॉमी में एक लाइन बनी है, मतलब जो भी सिचुएशन चल रही है। हमने देखा कि जो ये लाइन है और ये, I will remove this and do it again for you. Wait. हाँ, तो अब हम अगर इसको ऐसे देखें, ठीक है, एक AS की लाइन है, ठीक है, और हमारी इकोनॉमी में एक ये है आपकी AS की लाइन और ये है आपकी AD की लाइन, ठीक है। अभी जब हमने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे खड़े होके देखा, मतलब हम यहाँ खड़े हैं, तो हमें क्या दिखा कि भाई ये तो हमारा AD इज लेस देन AS, तो मतलब डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन हो गई है ना। डेफिशिएंसी आपको समझ आ रहा है कि कम। फिर हमने एक इल्यूजनरी AD बनाया, ये वाला, जो क्या बता रहा है कि ये हमारी आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, ये जो वर्टिकल लाइन बनी, दिस इज कॉल्ड एज deflationary gap. I hope you have understood this. This is just a rough figure. आप इसको रेफर कर सकते हो, the picture that I have attached. Okay. So अब हम बात करेंगे causes of deficient demand, कि deficient demand इकोनॉमी में हो क्यों जाती। तो सबसे पहला रीजन क्या है आपका, रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब कि हमारी जो हाउस होल्ड की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसमें आप एक फॉल देखते हो। दैट कुड बी ड्यू टू वेरियस रीजन। तो उससे आप इन्फर क्या कर सकते हैं कि लोगों की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम हो गई है और सिमिलरली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हैज इट हैज गॉन अप। सेकंड क्या हो सकता है, रिडक्शन इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब प्राइवेट जो हम हैं उस हम इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, हो सकता है हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि there would be some sort of a fall in the market या ऐसा कुछ भी, because of which हमारी रिडक्शन हो गई है इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। रिडक्शन इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट भी अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम कर रही है, क्योंकि हो सकता है उनके पास इतना बजट ना हो सकता है कुछ ना कुछ इशू हो जिस वजह से वो ऐसा नहीं कर रहे। डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स, जब हम एक्सपोर्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द AD, a fall in export implies a fall in the expenditure on the domestically। तो अब एक्सपोर्ट हम क्या करेंगे, जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स है, राइट। तो अगर एक्सपोर्ट्स में डिक्लाइन आ गया मतलब हमारी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स की डिमांड में एक फॉल आ गई। अगर हम राइज इन इंपोर्ट्स कर रहे हैं, हम बाहर से चीजें मंगवा रहे हैं, बिकॉज विच इज ऑल्सो कॉम्पोनेंट ऑफ X माइनस M जो हमने पढ़ा था। Accordingly, a rise in imports would lead to fall in aggregate demand of the country में तो हमारा कम हो जाएगा ना जब हम बाहर से चीजें मंगाने लगे। Increase in tax rates, हो सकता है कि इतना ज्यादा टैक्स बढ़ गया, रेट्स बढ़ गए, which needs, क्योंकि अब क्या हो रहा था, मेरे को मेरी 100 रुपए इनकम है, मुझे 70 रुपए टैक्स नहीं देना पड़ गया, तो मैं अपनी चीजों पे कम खर्चा करने लग जाऊंगी ना, बिकॉज आई जस्ट हैव 30 रुपीज लेफ्ट, जिस वजह से इंक्रीज इन टैक्स रेट्स ऑल्सो अफेक्ट consequences of deficient AD. Deflationary gap, सबसे पहला deflationary gap create. It is a situation when lack of AD leads to deflationary pressures in the economy. Low AD हुआ, उससे क्या होगा, low investment, low output, low income, सब कुछ low होता जाएगा और उस वजह से low AD हो जाएगा। हमने ये डायग्राम देखा था ना, even it's here, okay. जो मैंने आपको डायग्राम अभी समझाया था बना के, ये हम AS की बात कर रहे हैं, ये हम AD की बात कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, ठीक है। और जो हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे खड़े होकर बता रहे हैं, और ये है जो आपका AD एक्चुअल है, जो एक्चुअल AD वो आपको डॉटेड लाइन से हम सिग्निफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप ऊपर देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, AD इज ये तो इन्फ्लेशनरी गैप है, सो सॉरी, ये इन्फ्लेशनरी गैप है, नो, आई विल ड्रॉ डिफ्लेशनरी गैप फॉर यू। ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर हमने बात करी कि क्या हम चाहते हैं और क्या हमारे को मिला है, राइट, दैट्स द एक्चुअल एंड द प्लान्ड, राइट। तो उस वजह से डेफिशिएंट डिमांड क्रिएट होती है, हमने इसके बारे में पिछले कुछ स्लाइड्स में पढ़ा था, सो दैट्स द एग्जैक्ट सेम थिंग। देन वी हैव अनडिजायर्ड स्टॉक्स। अब सिंस डिमांड कम है और प्रोड्यूसर्स ने तो बनाया है ना, बिकॉज ऑफ विच क्या होता है कि अनडिजायर्ड स्टॉक्स पाइल अप होते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फॉल इन प्राइस, फॉल इन द प्लान्ड आउटपुट फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग ईयर, राइट। लॉस ऑफ प्रॉफिट्स भी होता है, नॉट एबल टू क्लियर द स्टॉक। अगर पिछला स्टॉक ही क्लियर नहीं हुआ है तो नया स्टॉक तो बनेगा नहीं। हेंस अनडिजायर्ड स्टॉक्स लीड टू
प्राइस का क्रैश, प्राइस जब कम हो जाएगा, जो हमने पिछला पढ़ा कि फॉल इन प्राइसेस बिकॉज ऑफ व्हिच ऑब्वियसली उनका रेवेन्यू कम होगा, उनके प्रॉफिट्स कम होंगे. सो दैट्स द थिंग. ठीक है. नाउ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड. अब इसका ये एक उल्टा चीज है डेफिशिएंट डिमांड से. अब हम कहाँ आ रहे हैं? एक्सेस डिमांड. Excess demand is a situation when AD is greater than AS corresponding to full employment in the economy. जब हम full employment point से देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि AD is greater than AS. जब हम full employment वाले point से देख रहे हैं, यानी कि इस point पे खड़े होकर जब हम देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि जो आपका क्या बोलते हैं यार, AD is greater than your AS. इस पॉइंट से मैंने खड़े होकर देखा तो मुझे क्या दिख रहा है? मेरे AD मेरा AS से ग्रेटर है. ये मैं चाहती हूँ कि ये ऐसा हो, दिस वन. मैं आपको ग्राफ इसलिए समझा रही हूँ कि एक बार अगर ग्राफ क्लियर हो गया ना तो उसके बाद क्या होगा कि विल बी एबल टू मेक थिंग्स ऑन योर ओन. ये वाली चीज है, ये जो हम चाहते हैं, ताकि ये इस पॉइंट जो हम इधर से देखें, इस पॉइंट पे ये एकदम एक्यूरेटली आ जाए और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए. बट एक्चुअल में क्या हो रहा है? ये ऊपर है, एडी ऊपर है ऐसे, जिस वजह से आपका इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट हो जाती है, एक्सेस डिमांड क्रिएट हो जाती है. causes of excess demand are opposite to those of deficient demand because obviously क्या होता है? इंक्रीज इन द पब्लिक प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ठीक है, which may occur owing due to increase in the propensity to consume. जब हमारा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है मतलब आपका एनपीसी राइज हो रहा है और एनपीएस फॉल हो रहा है. इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बिल्कुल उल्टा जो हम पढ़ा था. ठीक है, क्योंकि हमें हो सकता है कि हम एज्यूम कर रहे हैं या एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बिजनेसेस ग्रो करने वाले, इसलिए हम सोच रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करनी जानी चाहिए. इंक्रीज इन द गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट्स, डिक्रीज इन द इंपोर्ट्स, अ कट इन द टैक्स रेट अगर कम कर दिया तो आपके हाथ में इनकम ज्यादा है जो आप ज्यादा स्पेंड कर सकते हो. डिस्पोजेबल इनकम. ओके, सो डिस्पोजेबल इनकम भी कभी कभार मुझसे पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पोजेबल इनकम. डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम जो आपके टैक्स कटने के बाद बचती है आपके हाथ में, दैट इज देयर विद यू टू स्पेंड एंड एवरीथिंग, दैट इज कॉल्ड एज योर डिस्पोजेबल इनकम. कॉन्सिक्वेंसेस बात करते हैं आप. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सेस एडी का क्या हो सकता है? इन्फ्लेशनरी गैप. इसी से समझो ना, दिस होल थिंग इज अ इन्फ्लेशनरी गैप. इन्फ्लेशनरी गैप, स्टैटिक जी. अब द प्रॉब्लम इज, अब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हम खड़े हैं, ठीक है, और हम देख रहे हैं कि एक्सेस डिमांड, पर हम क्या कुछ कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि सारी रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी यूटिलाइज हो चुकी. अब आप इसको इमेजिन करो कि सब लोग एम्प्लॉयड है, सब कुछ हो गया, एकदम क्लियर वाइज सिचुएशन है, और हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से खड़े होकर देख रहे हैं कि एडी इज ग्रेटर देन एएस. अब एडी इज ग्रेटर देन एएस तो हमारा इंट्यूटिवली हम क्या करना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा दें ताकि हमारा एडी एएस इक्वल हो जाए. पर क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि हमारी जो सारी रिसोर्सेज है वो फुल्ली ऑप्टिमली यूटिलाइज है. तो आप अपना कैसे बढ़ाओगे? जब नहीं बढ़ा सकते तो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बढ़ेंगे इकोनॉमी में, मतलब जीडीपी स्टैटिक हो जाए. Goods and services remain constant, excess demand and wage spiral. Yeah, this is very important. पहले मैं आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट बता दूं. लॉस ऑफ प्रॉफिट क्यों होगा? क्योंकि जब आप अपनी प्रोडक्शन ही नहीं इंक्रीज कर सकते तो आप अपनी सेल्स कैसे इंक्रीज करोगे? सेल्स नहीं इंक्रीज कर सकते तो आपके पास और पैसा आने का तो कोई चांस ही नहीं है, तो मतलब प्रॉफिट बढ़ने का तो कोई चांस ही नहीं है. तो बेसिकली अब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ ना वेज स्पाइरल की. तो होता क्या है, जब आपके पास एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड यानी कि ज्यादा डिमांड, तो क्या होगा कि जो एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा आपका एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज. जब एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पे प्रेशर क्रिएट होगा तो क्या होगा? आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगा, और फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करे मतलब वेजेस इंक्रीज करे इन जनरल, बिकॉज ऑफ विच राइज इन वेजेस होगा. राइज इन वेज हुआ तो इट लीड्स टू द इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल. जब जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो गया तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गई. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गई तो फिर क्या हो गया कि आपकी वेजेस इंक्रीज कर गए. तो इन शॉर्ट ये ऐसे चक्कर घूमता ही रहता है. प्राइसेस कैच वेजेस, वेजेस कैच प्राइसेस, यही होता रहता है. एंड दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ वेज स्पाइरल. तो अब मैंने आपके लिए इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप का डिफरेंस है. इन्फ्लेशनरी डायग्राम दोनों जगह बनाने जरूरी है. इट इज द एक्सेस ऑफ एडी ओवर एंड अबव इट्स लेवल टू मेंटेन द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. ये उसका उल्टा. ये मैंने आपको सब समझा दिया है, और आई थिंक ये एकदम प्रॉपरली आप
कर लोगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना। हाउ टू करेक्ट, अब हमने बात कर ली कि कॉज क्या होगी, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गए, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, एवरीथिंग इज क्लियर, राइट। अब हम बात करेंगे कि हम सोल्यूशन क्या कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं। तो इसकी 2 अप्रोच हो सकती है। एक हो सकती है आपकी फिस्कल पॉलिसी, दूसरी हो सकती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से रिलेटेड है ताकि वो करेक्ट कर सके एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे फोकस कर सकते हो, टैक्सेस पे फोकस कर सकते हो, पब्लिक से बोरो, मतलब डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप बोरो या बोरो कर सकते हो, आरबीआई से बोरो कर सकते हो। और एट द सेम टाइम मॉनेटरी पॉलिसी क्या हुई, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हमारा क्या आता है, जो भी हम बैंक आरबीआई से रिलेटेड चीजों को मैनेज करते हैं। सो आरबीआई हमने पढ़ा था शायद गवर्नमेंट बजट में, हम फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी आपको मैंने एकदम एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से कराया हुआ है बैंकिंग चैप्टर में। सो स्विच टू दैट वीडियो, डू वॉच इट, बिकॉज मैंने एक एक चीज एकदम डीपली समझाएंगे इसके अंदर। फिस्कल पॉलिसी पे आ जाते हैं। फिस्कल पॉलिसी को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं कि हम एग्जैक्टली कर क्या। सो बेसिकली जब हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, गवर्नमेंट किस किस चीज पे एक्सपेंडिचर करती है। गवर्नमेंट आपकी एक्सपेंडिचर कर सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पब्लिक पॉलिसीज पे, लॉ एंड ऑर्डर पे। तो बेसिकली होता क्या है, जब हमारी डेफिशिएंट डिमांड होती है तो गवर्नमेंट अपना पैसा लगाती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। दैट इज ड्यूरिंग द डेफिशिएंट डिमांड। जब एक्सेस डिमांड होगी तब क्या करेगी गवर्नमेंट, अपना हाथ रोक लेगी, यानी कि एक्सपेंडिचर नहीं करेगी। टैक्सेस, टैक्सेस की जब हम बात करें, जब डेफिशिएंट डिमांड होगी तो गवर्नमेंट चाहती है कि लोग स्पेंड करें, इसीलिए वो टैक्सेस पर कट डाउन कर देगी। जब एक्सेस डिमांड होगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस इम्पोज कर देगी। पब्लिक बोरोइंग मतलब उधार लेना। तो जब डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन होगी तो उसके अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट वुड ट्राई नॉट टू बोरो फ्रॉम द पब्लिक एंड हेंस देयर वुड बी मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल टू स्पेंड। एंड अगर हम एक्सेस डिमांड की बात करें तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में गवर्नमेंट वुड बी इंड्यूस्ड टू बोरो फ्रॉम द पब्लिक। बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई सिमिलरली, जब हमारे डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तब बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई आर इंक्रीज सो दैट पीपल के पास पैसा आ सके, और वाइस वर्सा ड्यूरिंग द एक्सेस डिमांड का सिचुएशन। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करती है दैट इज कॉल्ड एन इंजेक्शन इन द इकोनॉमी। जब गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर अपना इंक्रीज करती है, पैसा डाल रही है, इंजेक्शन कहते हैं। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। If you have any other doubts, please comment down below. I'll be very happy to answer them. कुछ भी पूछना है, कुछ भी, just comment down below anything related to any sort of topics in the whole macroeconomics. And I hope आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है. And just make sure that you're studying, you are learning all the very best for your exam. I had an amazing time explaining it to you all. I hope आप लोगों को समझने में बहुत मजा आया. And till then, make sure you like, share, comment and subscribe to the channel for all the amazing videos. Bye bye. I'll see you next time. Take care.